नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो अपने आप में एक पहेली है। राजस्थान का कुलधरा गांव। जी, कुलधरा, जैसलमेर के पास। हाँ, जैसलमेर से कोई 20 किलोमीटर दूर। ये थार रेगिस्तान के बीचों बीच है। आज तो बस खंडहर है, एकदम वीरान। लेकिन कहते हैं इसकी खामोशी में कई कहानियां गूंजती हैं। कभी यहाँ बड़ी रौनक थी, पालीवाल ब्राह्मणों का एक पूरा खुशहाल समुदाय रहता था। जी। और आज सिर्फ टूटी दीवारें हैं, बिखरे पत्थर और एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो बताते हैं कि इस वीरानी के पीछे एक श्राप की कहानी है। अच्छा। तो आज हम इसी सामग्री में थोड़ा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि कुलधरा का सच क्या है, कहानी क्या है और ये रहस्य कितना गहरा है। ये विषय वाकई दिलचस्प है। अक्सर ऐसी जगहों की जो कहानियां होती है ना, वो इतिहास की किसी घटना, फिर लोक कथाओं और वहां रहने वालों या जाने वालों के जो अनुभव होते हैं, हाँ, उन सब का मिश्रण होती हैं। तो देखना ये होगा कि हमारे स्रोत कुलधरा की इस बहुस्तरीय कहानी की किन पहलुओं पर ज्यादा रोशनी डालते हैं। क्या वो ऐतिहासिक तथ्यों पर ज्यादा जोर देते हैं या लोक कथाओं पर, या फिर उन अनुभवों पर जिन्हें लोग आज भी महसूस करने का दावा करते हैं। बिल्कुल वही। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, इस सामग्री के आधार पर कुलधरा की कहानी को परत दर परत खोलना। वो जो कथित श्राप है उसके पीछे की वजहों को टटोलना और उन रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करना जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में मिलता है। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। तो जैसा कि ये सामग्री बताते हैं, लगभग 300 साल पहले की बात है ये। जी, काफी पुरानी। हाँ, कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव, मतलब 84 गांव, पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद थे। और ये लोग बड़े मेहनती, बड़े कुशल माने जाते थे। खासकर पानी सहेजने में और रेगिस्तान में खेती करने की इनकी जो तकनीकें थी, हाँ, वो तो मशहूर थी। वो उन्नत थी। इसी वजह से इतने मुश्किल माहौल में भी ये लोग काफी समृद्ध थे, खुशहाल थे। लेकिन फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। वो आता है तत्कालीन रियासत के एक दीवान सलीम सिंह के जरिए। सलीम सिंह, हाँ, इसका नाम तो आता है। हाँ, सामग्री उसे क्रूर और अय्याश शासक जैसा बताती है। मतलब रियासत का एक बहुत प्रभावशाली, ताकतवर आदमी, प्रशासक या मंत्री जैसा कुछ। हाँ, वैसा ही बताया गया है कि उसकी नजर गांव की एक सम्मानित और खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। अच्छा। और वो दीवान अपनी जिद पर अड़ गया। विवरण कहते हैं कि उसने गांव वालों पर जबरदस्त दबाव डाला, धमकी दी। क्या धमकी? कि या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर वो पूरे गांव को उजाड़ देगा, भारी लगान लगा देगा, जुल्म करेगा। मतलब ऐसी धमकियां। उस दौर के हिसाब से देखें तो सत्ता का ऐसा दुरुपयोग ये कोई नई बात नहीं थी। सही बात है। स्थानीय समुदायों पर शासकों का या उनके प्रतिनिधियों का भारी दबाव रहता था। जी। मनमाना टैक्स और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए जोर जबरदस्ती, ये आम था। जी। तो ऐसी स्थितियां अक्सर बड़े सामाजिक टकराव या फिर पलायन का कारण बनती थीं। जैसा यहाँ होता दिख रहा है। बिल्कुल। स्रोत जिस तरह सलीम सिंह के चरित्र को उभारता है, उससे कहानी के मुख्य संघर्ष की नींव रखी जाती है एक तरह से। और इसी संघर्ष से निपटने के लिए हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई। पंचायत? हाँ, और ये कोई छोटी मोटी सभा नहीं थी। कहते हैं इसमें कुलधरा समेत पूरे 84 गांव के मुखिया और प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बाप रे, 84 गांव? हाँ, उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था, इज्जत बचाएं या अपनी जमीन। बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। और उस पंचायत में एक कठोर और कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जी। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी या अपने सम्मान का सौदा तो नहीं करेंगे। इसके बजाय वो अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। सब कुछ। सब कुछ। और फिर जो हुआ वो कुलधरा की कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय बन गया। सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि एक ही रात में, हाँ, सिर्फ एक रात में, एक रात, हाँ, कुलधरा और उसके साथ 84 के 84 गांव पूरी तरह खाली हो गए। यकीन करना मुश्किल है। हजारों लोग अपने घरों, सामान, शायद अपने सपनों को भी पीछे छोड़कर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। यहाँ एक पल रुकना चाहिए। क्या स्रोत ये बताता है कि 84 गांव वाकई एक ही रात में कैसे खाली हो सकते थे? मतलब क्या इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति की संभावना लगती है या इसे एकदम तथ्य माना गया है? स्रोत इसे ज्यादातर एक तथ्य की तरह ही पेश करता है। अच्छा। और इसी बात से रहस्य और गहरा होता है।
अगर ये सचमुच हुआ तो ये उस समुदाय के बीच अविश्वसनीय स्तर के संगठन, अनुशासन और गोपनीयता को दिखाता है। हाँ, ये महज पलायन नहीं, एक पूरी तरह सोची समझी सामूहिक कार्रवाई लगती है। बिल्कुल। और कहानी यही नहीं रुकती। ये विवरण आगे बताता है कि गांव छोड़ते वक्त उन हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने गुस्से और दुख में श्राप दिया। श्राप? हाँ, श्राप, कि जिस जमीन को वो अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ रहे हैं वो फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। कभी नहीं। कभी नहीं। जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा श्राप। ये श्राप वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जब किसी समुदाय के साथ बहुत अन्याय होता है या उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ दिया जाता है तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं। सही कहा। ये श्राप सिर्फ कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि उस अन्याय, उस दर्द और उस सामूहिक संकल्प की एक तरह से अभिव्यक्ति भी है। हाँ। ये उस जमीन पर उनके दावे को, उनकी याद को हमेशा के लिए अंकित करने का एक तरीका बच जाता है। बिल्कुल। स्रोत जिस तरह श्राप को पलायन के साथ जोड़ता है, वो इस घटना को महज एक ऐतिहासिक पलायन से ज्यादा एक भावनात्मक और रहस्यमयी आयाम देता है। और शायद यही श्राप या वो दर्द आज भी वहां की हवाओं में महसूस होता है। सामग्री में इस बात का कई बार जिक्र है कि आज कुलधरा जाने पर एक अजीब सी उदासी, एक भारीपन सा महसूस होता है। टूटी हवेलियां, सूनी गलियां, ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो। और फिर शुरू होती हैं वो बातें जिन्हें हम असामान्य या पैरानॉर्मल कहते हैं। अच्छा, क्या बात है? इन दस्तावेजों में कई तरह के अनुभवों का जिक्र है। कुछ लोगों ने खासकर रात के सन्नाटे में पायल की खनक या चूड़ियों की आवाज सुनने की बात कही है। पायल और चूड़ियां वीरान गांव में? हाँ, कुछ पर्यटकों या शोधकर्ताओं ने औरतों के बात करने या सिसकने जैसी आवाजें भी दर्ज की हैं, ऐसा दावा है। कुछ अनुभव और भी ज्यादा व्यक्तिगत हैं, जैसे अचानक कंधे पर किसी भारी हाथ का महसूस होना जबकि आसपास कोई ना हो। अरे! या फिर तापमान का अचानक गिर जाना। एक और बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि अगर कोई दल वहां रात बिताने की कोशिश करता है, तो सुबह उनका सामान अक्सर अस्त व्यस्त या बिखरा हुआ मिलता है। एंट उखड़े हुए मिलते हैं, जैसे कोई उन्हें वहां से जाने का संकेत दे रहा हो। ये जो पैटर्न है इन अनुभवों का, ये दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, स्रोत किस तरह की घटनाओं पर जोर दे रहा है। ज्यादातर आवाजें हैं। हाँ। पायल, चूड़ी, बातें, सिसकना और स्पर्श या उपस्थिति का एहसास, जैसे कंधे पर हाथ या सामान का हिलना। जी देखिए, वीरान और खुली जगहों में हवा अक्सर अजीब आवाजें पैदा करती हैं, ये तो सच है। पुरानी इमारतें भी चरमराती हैं। हाँ, वो तो होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने कहा, कि स्पर्श महसूस होने या सामान के हिलने जैसी घटनाओं को सिर्फ हवा या सामान्य आवाजों से कैसे समझाया जा सकता है? हाँ, यही तो सवाल है। क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर है, उस जगह की कहानी का डर, या फिर कुछ और है? देखिए, मनोवैज्ञानिक पहलू तो निश्चित रूप से होता है। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में आपने डरावनी कहानियां सुन रखी हों, तो आपका दिमाग ज्यादा सतर्क हो जाता है। हाँ, हर आहट पर ध्यान जाता है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों को भी असामान्य मान सकता है। लेकिन जब इतने सारे अलग अलग लोग अलग अलग समय पर मिलते जुलते अनुभव बताते हैं, खासकर वो अनुभव जिनका थोड़ा भौतिक प्रमाण सा लगता है, जैसे सामान का बिखरना, तो इसे सिर्फ मनोविज्ञान कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है, कम से कम उन लोगों के लिए जो इसे अनुभव करते हैं। सही बात है। स्रोत इन व्यक्तिगत अनुभवों को प्रमुखता देकर कहानी के रहस्य को और पुख्ता करता है। और जो स्थानीय मान्यताएं हैं वो भी इसी रहस्य को और गहरा करती हैं। आसपास के गांवों के लोग मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी अपने गांव की सीमाओं में भटकती हैं। अच्छा, वो मानते कि आत्माएं हैं? हाँ, मानते हैं कि वे अपने घरों की रखवाली करती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनकी जमीन पर कब्जा करे या उसे अपवित्र करे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ ठोस घटनाओं का भी उल्लेख है, जैसे कई बार सरकारी दलों ने या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रात में रुकने की कोशिश की है। जी। अक्सर रिपोर्टों में जिक्र आता है कि आधी रात के बाद उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुए। हाँ। कभी बंद पड़े मकानों की खिड़कियों से परछाइयां गुजरती दिखीं। परछाइयां? हाँ, तो कभी गांव के वीरान पड़े मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। हाँ, जबकि वहां पूजा पाठ तो सालों से बंद है। घंटियों की आवाज, ये तो अजीब है ना? ये मान्यताएं और ये जो लगातार रिपोर्ट किए जाने वाले अनुभव हैं, ये मिलकर उस जगह की एक पहचान गढ़ देते हैं। श्रापित, भूतिया, रहस्यमयी। हाँ, एक लेबल लग जाता है। बिल्कुल। और ये पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि ये एक तरह का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रोक बन जाती है। लोग वहां बसने या रात में रुकने से डरते हैं,
न सिर्फ श्राप की वजह से बल्कि उन कहानियों और अनुभवों की वजह से भी जो लगातार सुनाई देती हैं। हाँ, वो डर बैठ जाता है। तो इस तरह श्राप अगर सच न भी हो तो भी उसका असर बरकरार रहता है। और इन सब के बीच वो बुनियादी सवाल, वो तो जस का तस बना हुआ है। कौन सा? कि आखिर वो हजारों लोग एक रात में कहाँ चले रहे? हाँ, ये तो है। इतिहासकार शायद कहेंगे कि ये एक बहुत ही सुनियोजित पलायन था सलीम सिंह के जुल्म से बचने के लिए। जी। उन्होंने शायद पहले से कोई गुप्त रास्ता या योजना बना रखी थी और रातों रात निकल गए ताकि कोई पीछा न कर सके। मुमकिन है। हो सकता है वो शायद सिंध या किसी और इलाके में जाकर बस गए हों। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण तार्किक लगता है। सामूहिक पलायन इतिहास में हुए हैं। हाँ, हुए तो है। लेकिन फिर स्रोत हमें उस सवाल पर वापस ले आता है जो इसे महज ऐतिहासिक घटना से ज्यादा बनाता है। कौन से सवाल? कि अगर ये सिर्फ डर से हुआ पलायन था तो आज 300 साल बाद भी वहां कोई स्थायी रूप से क्यों नहीं बस पाया? सही बात। क्यों? सरकार की कोशिशें भी सफल नहीं रहीं। क्यों जो भी वहां रहने की कोशिश करता है उसे अजीब अनुभव होते हैं और वो जगह छोड़ देता है? क्या ये महज संयोग है या उस श्राप और उन आत्माओं की कहानी में वाकई कोई सच्चाई है? हाँ, यहीं आकर इतिहास, लोक कथा और वो जो व्यक्तिगत अनुभव है वो सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। पलायन का ऐतिहासिक तथ्य शायद सच हो, लेकिन उसके बाद की वीरानी और ये जो लगातार होते आ रहे कथित असामान्य अनुभव हैं, ये इसे एक जिंदा रहस्य बनाए रखते हैं। हाँ, ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं रहती, वर्तमान का अनुभव भी बन जाती है। और स्रोत इस अनुभव को अंत में और ज्यादा प्रभावी ढंग से पेश करने की कोशिश करता है। वो एक माहौल बनाता है, एक कल्पना उभारता है। कैसी कल्पना? कि अगर कोई आधी रात को कुलधरा की उन सूनी अंधेरी गलियों में अकेले चलने की हिम्मत करे, अच्छा, तो शायद हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दें, जैसे कोई कुछ कह रहा हो बहुत धीरे से। ओह, या अचानक लगे कि कोई परछाई किसी कोने से देख रही है। या फिर सबसे डरावना एहसास कि कोई ठीक पीछे चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं। उफ, ये डर, ये अनिश्चितता, ये न दिखते हुए भी महसूस होने वाली उपस्थिति का एहसास। हाँ, यही वो चीज है जो कुलधरा जैसी जगहों को इतना भयानक और साथ ही इतना आकर्षक बनाती है। बिल्कुल। इंसान का मन हमेशा से अज्ञात की ओर खिंचता रहा है। जहां तर्क और सबूत खत्म होते हैं, वहां कल्पना और अनुभव अपनी जगह बनाते हैं। सही कहा। और कुलधरा इस कल्पना और अनुभव को भरपूर जमीन मुहैया कराता है। तो आज हमने इस सामग्री के आईने में कुलधरा की कहानी को खंगालने की कोशिश की। हाँ। हमने देखा कि कैसे एक समृद्ध जीवंत समुदाय का गांव रातों रात वीरान हो गया। जी। हमने दीवान सलीम सिंह की ज्यादती, पालीवाल ब्राह्मणों के स्वाभिमान, उनके उस सामूहिक पलायन और उस कथित श्राप की कहानी को समझा जिसका जिक्र इन विवरणों में प्रमुखता से है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे ये सारे तत्व, मतलब ऐतिहासिक घटना, लोक विश्वास, श्राप की किंवदंती और ये जो लगातार दर्ज होते व्यक्तिगत अक्सर डरावने अनुभव हैं, हाँ, ये आपस में मिलकर कुलधरा के रहस्य को ना सिर्फ रचते हैं बल्कि उसे आज तक जिंदा भी रखे हुए हैं। स्रोत सामग्री इन सभी पहलुओं का एक मिला जुला चित्र प्रस्तुत करती है। अंत में ये जानकारी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या कुलधरा का रहस्य महज एक पुरानी कहानी है जिसे डर और कल्पना ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है, या फिर उस वीरानगी में, उन खंडरों के बीच वाकई कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसानी बस्तियों को वहां पनपने नहीं देती? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद कुलधरा का असली रहस्य कोई भूत प्रेत या श्राप नहीं, बल्कि वो एहसास है। वो एहसास? हाँ, वो सिहरन जो किसी अकेले यात्री को उन टूटी हवेलियों के बीच महसूस होती है। जैसा कि स्रोत के अंत में इशारा किया गया है, क्या वाकई वहां किसी के देखने का, किसी की मौजूदगी का एहसास होता है? शायद यही अनकहा, अनदेखा एहसास ही कुलधरा का सबसे स्थायी और अनसुलझा रहस्य है, जो लोगों को वहां खींचता भी है और डराता भी।